हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम व्यवसाय प्रबंध के अंतर्गत अध्याय 1 का अगला भाग का अध्ययन करेंगे। इसमें प्रबंध का स्तर, उद्योगों के स्वरूप के आधार पर प्रबंध के अनेक स्तर होते हैं। बड़े व्यवसाय में प्रबंध के मुख्य 3 स्तर बताए गए हैं, जिसका अध्ययन आज हम इस अध्याय में करेंगे। 3 स्तरों में पहला है उच्च स्तरीय प्रबंध, दूसरा मध्य स्तरीय प्रबंध और तीसरा निम्न स्तरीय प्रबंध। प्रबंध के स्तर में ये सामने एक तालिका के रूप में इनको देख सकते हो। उच्च स्तरीय प्रबंध में कौन कौन से वर्ग आते हैं। इसमें सबसे पहले मुख्य अधिशासी, अर्थात जो पूंजी लगाते हैं, उसके साथ उसमें एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष से एक नीचे अधिकारी होता है, वो कहलाता है प्रबंध संचालक। प्रबंध संचालक के नीचे एक और अधिकारी होता है, वो वरिष्ठ अधिशासी अधिकारी कहलाता है। और उससे नीचे होता है वो है महाप्रबंधक। तो ये 5 मुख्य अधिकारी होते हैं जो उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंध में विभाग अध्यक्ष, जो कि बड़े उद्योगों में अनेक कार्यों के लिए अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे कार्मिक विभाग, वित्त विभाग, क्रय विभाग, विक्रय विभाग इत्यादि। तो सभी विभागों के लिए अलग अलग एक अध्यक्ष होता है, वह उस विभाग का जिम्मेदार व्यक्ति होता है। विभाग अध्यक्ष अपने सहयोग के लिए, सहायता के लिए अपने विभागों में कुछ उप विभाग अध्यक्ष भी बना देता है और उन्हें अपने कुछ अधिकार दे देता है। तो ये कहलाता है उप विभाग अध्यक्ष। और उससे नीचे होता है उत्पादन की तकनीकी अधिकारी। तो ये तीनों मिलकर के मध्य स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद तीसरा स्तर है प्रबंध में, वो है निम्न स्तरीय प्रबंध। निम्न स्तरीय प्रबंध में उप विभागाध्यक्ष के नीचे जो अधिकारी होता है वह कार्यालय प्रबंधक कहलाता है। कार्यालय प्रबंधक के अंतर्गत एक अधीक्षक होता है। अधीक्षक के नीचे अनेक फोरमैन और जनरल मैन होते हैं। जनरल फोरमैन और फोरमैन। जनरल फोरमैन के नीचे में फोरमैन होता है और फोरमैन के नीचे में विभिन्न जो कर्मचारी होते हैं उसके वो सब फोरमैन के अधीनस्थ काम करते हैं। फोरमैन जैसा कहते हैं उसके अनुसार कर्मचारी और पर्यवेक्षक ये सभी कार्य करते हैं। तो इनको आवत हम थोड़ा विस्तार से देखें फिर से। उच्च स्तरीय प्रबंध में किसी भी व्यवसाय का या उपक्रम का जो सर्वश्रेष्ठ अधिकारी होता है उनको कहा जाता है उच्च स्तरीय प्रबंधक। उच्च स्तरीय प्रबंधक अर्थात यही 4-5 व्यक्ति मिलकर अपने उस उपक्रम के उद्देश्य का निर्धारण करते हैं कि हमको क्या कार्य करना है, कैसे करना है, और इनके लिए नीतियों का निर्धारण भी यही करते हैं। ये संचालक मंडल भी कहा जाता है इन्हीं को। संचालक मंडल, इसके नीचे 2 वर्ग होते हैं इसमें, एक संचालक मंडल और दूसरा मुख्य अधिशासी अधिकारी। संचालक मंडल किसको कहते हैं? तो जैसा कि बताया गया है पहले भी, संचालक मंडल स्वामियों का एक समूह होता है। अर्थात किसी बड़े उद्योग को चलाने के लिए एक व्यक्ति सक्षम नहीं होता, तो अनेक व्यक्ति मिलकर के पूंजी लगाते हैं और व्यापार या कंपनी या उद्योग शुरू करते हैं। तो इन सभी को कहा जाता है मंडल स्वामी, संचालक मंडल के स्वामी। यही लोग मिलकर के अपने उपक्रम के लिए नियम बनाते हैं और
नीतियों का निर्धारण करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और संपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण करते हैं। तो इतने बड़े कार्य करने के लिए चूँकि ये पूंजी लगाते हैं, नीति निर्धारित करते हैं, उद्देश्य निर्धारित करते हैं, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण गुणों का होना आवश्यक है। संचालक मंडल के गुण, संचालक मंडल में सबसे पहला गुण होना चाहिए कल्पनाशील। उसके बाद पहलपन, कल्पना करें कि हम अपने उद्योग को किस प्रकार चलाएं, उसको चलाने के लिए, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पहल करें। फिर पहल करने के लिए कार्य करना पड़ता है, निर्णय का डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें किसी कार्य को कैसे करना है। न्याय का निर्धारण करना है, जजमेंट। और इसके पश्चात मानवीय समझ, अर्थात चूँकि प्रबंध का कार्य व्यक्तियों से कार्य लेना है, कर्मचारियों से काम लेना है, इसलिए कर्मचारियों को समझना और समझ के उनसे कार्य लेना। और अंतिम गुण होना चाहिए संचालक मंडलों में, वो है विश्वास, फैथ कहा जाता है जिनको। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है भाई। कर्मचारी से काम लेना है तो उन पर विश्वास भी करना होगा। तो ये 5 या 6 गुणों का होना एक संचालक मंडल में आवश्यक है। संचालक मंडल के कार्य को संक्षेप में देख लें। अभी जैसे कि मैंने बताया है, संचालक मंडल का सबसे पहला कार्य है उपक्रम के उद्देश्य निर्धारित करना। जो संस्था के ट्रस्टी हैं, अर्थात जितने लोगों ने पूंजी मिल करके लगाई है, उन सबके हितों की रक्षा करना, यानी सबके हितों का ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त जितने लोग पूंजी लगाए हैं उनमें से एक मुख्य अधिशासी व्यक्ति का चुनाव करना। इसके अतिरिक्त संस्था की उपलब्धि, परिणाम, बजट का सामान्य अर्थ होता है किसी भी संस्था के आय और व्यय के लेखा जोखा, कहाँ से आमदनी प्राप्त होगी, पूंजी आएगी व्यापार में, और उसको कहाँ कहाँ खर्च करना है। आय व्यय का उचित वितरण करना और आवश्यकता पड़ने पर संचालक मंडल के सभी सदस्यों की मीटिंग बुला करके एक निश्चित निर्णय लेना, ये मुख्य कार्य है संचालक मंडल का। संचालक मंडल का दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है मुख्य अधिशासी, जिनको कि नियुक्ति संचालक मंडल के सदस्य मिलकर के सर्वसम्मति से करते हैं। क्योंकि मुख्य संचालक मंडल का काम है अपने उपक्रम की देखभाल करना, अर्थात उसकी मुख्य अधिशासी को हम किसी प्रबंध की आँख, कान और हाथ कह सकते हैं। जैसे एक शरीर का सही ढंग से संचालन के लिए हाथ का होना आवश्यक है, कान का होना आवश्यक है और आँख का होना, तीनों महत्वपूर्ण अंगों का होना आवश्यक है। वैसे ही किसी उपक्रम को सही ढंग से संचालित करने के लिए इन तीनों का होना अति आवश्यक है। अर्थात ये तीनों क्या होगा, मुख्य अधिशासी जो होता है वही कंपनी के आँख, कान और हाथ होते हैं। अब आइए देखें मध्य स्तरीय प्रबंध। मध्य स्तरीय प्रबंध क्या, जैसे कि मैंने बताया था, उच्च स्तर अर्थात संचालक मंडल के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसको लागू करने का काम मध्य स्तरीय प्रबंध का होता है। मध्य स्तरीय मतलब अनेक बीच के स्तर के अधिकारी। इसमें मैंने बताया था अनेक विभाग होते हैं, सभी विभाग के अलग अलग प्रबंधक होते हैं। जैसे उत्पादन विभाग का उत्पादन प्रबंधक, विपणन विभाग का विपणन प्रबंधक और वित्त विभाग, इस तरह से अनेक विभागों के प्रतिनिधि होते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्य, मध्य स्तरीय प्रबंध का कार्य देखें। मध्य स्तरीय प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं मुख्य अधिशासी की क्रियाओं में सहायता प्रदान करना। जो संचालक मंडल है
उनके कार्य में सहायता प्रदान करना, संचालकों के निर्णय में सहयोग करना, प्रतिदिन अपने अपने विभागों के परिणामों की जानकारी देना और व्यवसाय की जो भी उपलब्धि है उसको संचालक मंडल को बताना। यदि किसी विभाग में कोई परेशानी है तो उसके संबंध में समीक्षा करना कि इसके लिए क्या किया जाए, क्या नीति निर्धारित की जाए। और मुख्य कार्य ये होता है मध्य स्तरीय प्रबंध का कि संचालक मंडल के द्वारा जो नीति बनाई गई है उनका सभी उद्योगों में लागू करना और ताकि निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। इसके अतिरिक्त समय समय पर जो छोटे कर्मचारी होते हैं जो निम्न स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं उनके कार्यों का मूल्यांकन करना, यदि उनको किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो उनकी समस्याओं का समाधान करना और उच्च स्तरीय व निम्न स्तरीय प्रबंध के बीच एक कड़ी का कार्य करना अर्थात समन्वय करना, अर्थात निम्न स्तर के कर्मचारियों की समस्याओं को, परेशानियों को उच्च अधिकारियों को बताना और उच्च स्तर के प्रबंध के द्वारा लिए गए निर्णयों को निम्न स्तर के कर्मचारियों तक पहुंचाना, ये प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं। निम्न स्तरीय प्रबंध जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, इसमें फोरमैन, पर्यवेक्षक, कार्यालय पर्यवेक्षक ये निम्न स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। ये अपने कार्य को ठीक ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, इनसे अवगत कराना, इनको देखना पर्यवेक्षण का कार्य होता है। और इसमें निम्न वर्गीय स्तरीय में फोरमैन सबसे बड़ा अधिकारी होता है। निम्न स्तर प्रबंधकों में कर्मचारियों की नीति स्पष्ट करना और आवश्यक मार्गदर्शन देना, उनको अभिप्रेरित करना, किसी कार्य को कैसे किस प्रकार कम समय में अच्छे ढंग से किया जा सकता है, इनके लिए अभिप्रेरित करने। इसके अतिरिक्त उनके पारिश्रमिक या वेतन में वृद्धि करना, इसके लिए उच्च अधिकारी को अवगत कराना, ये निम्न स्तरीय प्रबंध का कार्य है। तो निम्न स्तरीय प्रबंध को इसलिए श्रमिकों का मित्र कहा जाता है, श्रमिकों का मार्गदर्शक कहा जाता है, क्योंकि निम्न स्तरीय प्रबंध से कैसे काम लेना है ये दायित्व फोरमैन अर्थात निम्न स्तरीय प्रबंध का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उनका होता है। तो निम्न स्तरीय प्रबंध के कार्य यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, संस्था के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाना, कर्मचारियों को कार्य सौंपना, प्रति घंटा कार्य एवं परिणामों पर निगरानी रखना, त्रुटि के स्रोत स्थल पर निगाहें रखकर उचित कदम उठाना, अर्थात यदि कार्य करते समय किसी तरह की कहीं कोई गलती हो गई है तो उसको सुधारना और उचित कदम उठाना ताकि उस गलती को सुधारा जा सके। इसके अतिरिक्त उत्पादन कर्मचारियों से व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना, आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों से संपर्क करना और अपने छोटे कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करना, उनके सुविधाओं का ध्यान रखना और इनकी सुविधाओं के संबंध में उच्च अधिकारी को अवगत कराना, ये प्रबंध के 3 स्तर के अधिकारियों के कार्य होते हैं। आइए हम अब मुख्य जो अध्याय है, मुख्य भाग है इस अध्याय का, वो देखें प्रबंध। सभी प्रबंधों के बारे में हमने प्रकार देख लिए, अब इनके कार्यों को हम संक्षेप में देखें। प्रबंध के कार्य, प्रबंध जैसे कि मैंने कहा, प्रबंध का संकुचित अर्थ पहले पीरियड में मैंने बताया था, दूसरों से कार्य कराना, ये प्रबंध का सामान्य अर्थ है। प्रबंध का स्तर मैंने पहले भी बताया का उपक्रम के स्वरूप पर निर्भर करता है। बड़ा स्तर है, बड़ा व्यापार है, बड़ी कंपनी है, तो प्रबंध में ये 3 स्तर आज जो बताया वो सब होता है। और छोटा व्यापार है उससे, तो उसमें 2 स्तर होते हैं, उच्च स्तर और निम्न स्तर।
प्रबंध की परिभाषा मैंने बताई थी पहले। प्रबंध वही है जो प्रबंध का कार्य करे। ये बहुत संक्षेप परिभाषा, अर्थात प्रबंधक वह है जो प्रबंधक का कार्य करे। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इसमें हेनरी फेयोल की परिभाषा देखिए यहाँ पर। हेनरी फेयोल की परिभाषा, प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, आयोजन करना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय एवं नियंत्रण करना। तो हेनरी फेयोल की परिभाषा महत्वपूर्ण परिभाषा है। प्रबंध का अर्थ क्या है? पूर्वानुमान लगाना, अर्थात किसी कार्य को कैसे करना है इनका अनुमान लगाना, उसके लिए आवश्यक प्रबंध करना, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठन, क्योंकि प्रबंध का कार्य एक अकेले व्यक्ति से नहीं होता, सभी कर्मचारी अधिकारी सभी मिलकर के कार्य करते हैं, तभी संगठन का उद्देश्य पूरा होता है। इसके बाद आदेश देना कर्मचारियों को, उच्च अधिकारियों से निम्न मध्य अधिकारी को, और मध्य स्तर के अधिकारियों के द्वारा निम्न स्तर अधिकारियों को आदेश देना। सभी में आपस में समन्वय अर्थात मिलजुल करके कार्य करना, और अंत में संपूर्ण कार्यों पर नियंत्रण करना। तो ये हेनरी फेयोल की महत्वपूर्ण परिभाषा याद रखेंगे। प्रबंध के कार्य अलग अलग वैज्ञानिकों ने, प्रबंध शास्त्रियों ने अलग अलग दी हुई है। तो आओ हम इनके प्रबंध के प्रमुख कार्यों को सारांश में देखें। तो प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम कार्य होता है नियोजन। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले हमें प्लानिंग करना होता है, नियोजन बनाना पड़ता है, योजना बनाना पड़ता है। और योजना प्रबंध का हृदय है। जिस प्रकार शरीर में हृदय के बिना शरीर बेकार है, उसी तरह से बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य या उद्देश्य संभव नहीं है। तो नियोजन के अंतर्गत, नियोजन का सामान्य अर्थ है किसी कार्य को किस प्रकार करें, किस व्यक्ति से करवाएं, कहाँ पर किस काम को किया जाए, किस तरीके से किया जाए, कितने समय में पूरा किया जाए, ये प्रबंध का कार्य है। देखिए यहाँ पर ये किस प्रकार, किस व्यक्ति से, कहाँ पर, किस विधि से कितने समय में पूरा करना है, ये प्रबंध का प्रमुख कार्य है। और ये सब कार्य आते हैं माने किससे, कहाँ, कब, किस तरीके से, कितने समय में पूरा करवाएं, यही तो नियोजन कहलाता है। हमें अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए भी देखो प्रबंध का कार्य क्योंकि सब जगह लागू होते हैं, सार्वभौमिक है। कल मैंने इसके पहले पीरियड में मैंने बताया था प्रबंध की एक विशेषता, प्रबंध सार्वभौमिक है, अर्थात प्रबंध की आवश्यकता न केवल व्यापार में बल्कि विद्यालय में, घर में, संगठन में, सभी जगह होती है। इसके बाद नीचे देखें एक और परिभाषा, प्रोफेसर टेरी की परिभाषा। इन्होंने नियोजन को इस प्रकार परिभाषित किया है, नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की विधि है। नियोजन को इसने भविष्य को देखने की विधि बताया है, अर्थात भविष्य में क्या हो सकता है इसका पहले से पूर्वानुमान लगाना नियोजन कहलाता है। इसके अतिरिक्त एक और परिभाषा एम ई हर्ले की परिभाषा देखिए, क्या करना है इसका पहले से निर्धारण करना, क्या करना है इसका पहले से ही निर्धारण कर लेना नियोजन है। ठीक, हर्ले की परिभाषा याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है ये तीनों की परिभाषा, तीनों अर्थात तीनों की परिभाषा, जिसमें मैंने बताया था टेरी की परिभाषा, नियोजन क्या है, भविष्य के गर्भ में देखने की विधि है, अर्थात भविष्य में क्या हो सकता है इसका अनुमान लगाना,
नियोजन है, प्लानिंग करना है। हर्ले ने भी इसी की परिभाषा इस प्रकार दी है, क्या करना चाहिए इसका पहले से तय कर लेना, क्योंकि पहले से हम ये तय नहीं करेंगे हमको क्या करना है। जैसे हमको कहीं जाना है, कहाँ जाना है ये तय नहीं है, और कहीं पर वाहन में सवार हो गए तो कहाँ जाएंगे कोई निश्चित नहीं है। बस वही नियोजन के लिए भी है। तो नियोजन क्या है, पहले से तय कर लेना किसी कार्य को कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, किसके द्वारा। तो प्रबंध का प्रमुख कार्य नियोजन। आइए हम प्रबंध का दूसरा कार्य देखें, संगठन। नियोजन हमने कर लिया, अब नियोजन किया है तो बिना संगठन की कोई भी प्रबंध जीवित नहीं रह सकता। संगठन जरूरी है। मैंने पहले ही कहा, किसी भी व्यवसाय को चलाना एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, उसमें अनेक लोगों की आवश्यकता पड़ती है, कर्मचारी से लेकर के अधिकारियों की। सभी के प्रयासों से ही उद्देश्य पूरा होता है व्यवसाय का। 5M मैंने बताया था पहले पीरियड में, 5M, मैन, मटेरियल, मानव, मशीन और मेथड। ये 5 के बिना कोई भी उपक्रम का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। तो इन 5 को हम किस प्रकार से आपस में सहयोग करके उपयोग करें ताकि लक्ष्य पूरा हो, और ये तभी संभव है जब हम संगठन बनाएं। संगठन में वह ताकत होती है जो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला कार्य प्रबंधक का होता है प्लानिंग करना, किसी काम को कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, और नियोजन करने के बाद संगठन बनाना कि सबके मिलजुल करके ही, और ये जो 5M है, अभी मानव, मशीन, सामग्री, विधि, इन सब को के सहयोग से ही उद्देश्य को या जो प्लानिंग किए हैं उसको प्राप्त किया जा सकता है। प्रबंध का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है नियुक्ति। प्रबंध का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है कर्मचारियों की नियुक्ति। नियुक्ति का मतलब है कर्मचारियों की नियुक्ति से। और जैसे कि मैंने बताया, नियुक्ति उपक्रम की आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है। नियुक्ति करने वाले विभाग को सेवी वर्गीय विभाग कहा जाता है, पर्सनल डिपार्टमेंट। किसी कंपनी में कर्मचारियों की भर्ती करना है तो भर्ती करने का जो काम करता है उसके लिए अलग से विभाग होता है जो सेवी वर्गीय विभाग कहलाता है, या उसी को नियुक्ति विभाग भी कहते हैं। हर एक बड़े बड़ी संस्थाओं में एक अलग से एक विभाग होता है कर्मचारी की नियुक्ति करने के लिए, वो है सेवी वर्गीय विभाग। सेवी वर्गीय विभाग का ही काम है कि कंपनी में किस प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता है, किस अधिकारी की आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है। तो इसका काम सेवी वर्गीय विभाग का होता है। प्रबंधक का तीसरा कार्य होता है यही नियुक्तियां, और इसके लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, व्यक्ति कार्य के लिए और कार्य व्यक्ति के लिए। व्यक्ति की नियुक्ति करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है, इस कोटेशन को ध्यान रखेंगे, व्यक्ति कार्य के लिए और कार्य व्यक्ति के लिए। मैन टू जॉब एंड जॉब टू मैन, अर्थात व्यक्ति की नियुक्ति इस आधार पर की जाती है कि हम जिस कार्य के लिए व्यक्ति नियुक्त कर रहे हैं वो उस कार्य को पूर्ण करेगा। कर्मचारी की नियुक्ति करते समय जो महत्वपूर्ण कुछ बातें उनको ध्यान रखने की है, उसमें इन बातों का ध्यान रखेंगे। वो है श्रमिकों का चयन, अर्थात हमारे उद्यम में, व्यापार में किस प्रकार की कर्मचारी की आवश्यकता है, प्रशिक्षण, और प्रशिक्षण के बाद पदोन्नति व पदावनति। प्रशिक्षण देना, देखो कोई भी व्यक्ति पहली बार जब कार्य में आता है तो उनको पूर्ण जानकारी नहीं होती है, तो चयन के बाद, उनका चयन करने के बाद उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और कार्य करते समय वो अनुभवी हो जाता है तो उनको उसी पद से आगे के पद पर, उच्च पदों पर पदोन्नति दी जाती है। और यदि कोई कर्मचारी ठीक से कार्य नहीं कर पाता है या वो, तो ऐसी स्थिति में उनको
पदावनति की भी व्यवस्था होती है, अर्थात उसको पद से, उच्च पद से दूसरे पद पर, निम्न पद पर लाया जा सकता है। दूसरी बातें हैं कर्मचारी की नियुक्ति करते समय, वो है कर्मचारी के बीच संदेश वाहन की उचित व्यवस्था, कम्युनिकेशन, क्योंकि ये संगठन के द्वारा ही यह कार्य पूर्ण हो सकता है, इसलिए कर्मचारियों के बीच आपस में संदेश वाहन अर्थात उचित कम्युनिकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। और तीसरी, श्रमिकों से राय लेना या परामर्श लेना, क्योंकि कर्मचारी ही फील्ड पे काम करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा अनुभव होता है, ज़्यादा परेशानी होती है क्या, उसको वह ज़्यादा समझ सकता है इस कार्य को, तो इससे परामर्श लेना ये भी उच्च अधिकारी का कार्य है। और आवश्यकता पड़ने पर इन कर्मचारियों को कार्य कुशलता में वृद्धि हेतु आवश्यक सलाह देना, ये भी नियुक्ति विभाग का काम है। तो प्रबंध का 3 प्रमुख कार्य हो गया, पहला है नियोजन करना, दूसरा संगठन बनाना और तीसरा नियुक्ति। नियुक्ति के बाद चौथा महत्वपूर्ण कार्य होता है संचालन। संचालन अर्थात निर्देशन, नेतृत्व। प्रबंध क्या है? प्रबंध एक मस्तिष्क है और मस्तिष्क का काम होता है शरीर के सभी अंगों को निर्देश देना। तो प्रबंधक का कार्य, चौथा कार्य संचालन, और संचालन हेतु कार्य होता है आवश्यक निर्देश देना। क्योंकि प्रबंध के सारे कार्य योजना के अनुसार तैयार किए जाते हैं, इसलिए प्रबंधक के द्वारा ही किस कार्य को कैसे किया जाए ये निर्देश दिया जाता है। और निर्देश देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि निर्देश स्पष्ट होना चाहिए, ताकि काम करने वाले छोटे अधिकारी या कर्मचारी को किसी प्रकार की संशय या शंका ना हो। तो इस कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे अधीनस्थ कर्मचारियों को मार्ग प्रशस्त करना, केवल आदेश देना नहीं। यदि किसी कर्मचारियों को कार्य ठीक से नहीं करना आ रहा है तो उनको सुझाव देना, सलाह देना, ये भी प्रबंध का कार्य है, केवल आदेश देना नहीं। साथ ही साथ अपने अधीनस्थों के द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति का अवलोकन करना, जांच करना, देखना कि यह व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वह पहले से सुधार इसमें आया है अथवा नहीं। और एक और महत्वपूर्ण बात वो है अपने से छोटे अधिकारियों का या कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं उनको सुनना और सुन करके उस समस्याओं को दूर करना। और साथ ही साथ आवश्यक कार्य हेतु उनको प्रेरित करना, मोटिवेट करना, अभिप्रेरित करना किसी कार्य को। तो प्रबंध का ये चौथा महत्वपूर्ण कार्य। प्रबंध के 5वें कार्य होता है अभिप्रेरण। केवल कर्मचारियों की नियुक्ति कर देना या आदेश देने से ही कार्य पूर्ण नहीं होता, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है मोटिवेशन। 5वां महत्वपूर्ण कार्य किसी प्रबंधक का मोटिवेशन अर्थात अभिप्रेरण। अभिप्रेरण कर्मचारियों से काम करवाना है तो सबसे पहले कर्मचारियों को काम के प्रति लगाव होना चाहिए, और उसके काम में लगाव कैसे पैदा हो, काम के प्रति आकर्षण कैसे हो, ये प्रेरणा देना प्रबंधक का 5वां महत्वपूर्ण कार्य है, ताकि जिस कर्मचारी को जो काम दिया गया है वो लगन से कर सके। पहले ज़माना जैसा अब नहीं रह गया। पहले क्या होता था, डंडे से या डांट डपट करके काम कराया जाता था, और अब समय परिवर्तित हो चुका है। किसी काम को एक निर्धारित समय में पूरा करना है तो उसके लिए शक्ति का प्रयोग ना करें, क्योंकि व्यक्ति एक मशीन नहीं होता है। व्यक्ति का उपयोग मशीन की भांति भी ना करें, कर्मचारियों का उपयोग। यदि कोई प्रबंधक किसी कर्मचारी को मशीन समझ करके यदि कार्य लेता है तो आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति उस कार्य को सही ढंग से कर सके। देखिए, यदि मानव से मशीन की भांति कार्य लेना हो
तो आवश्यक है कि उसे समय समय पर विभिन्न साधनों के माध्यम से प्रेरित किया जाए, क्योंकि मानव एक मशीन नहीं है। मानव से काम लेना और मशीन से काम लेने में बहुत अंतर है। मशीन को हम अपने ढंग से ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य को अपने ढंग से आप आदेश या निर्देशित नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे आसान और अच्छा तरीका है, यदि किसी कर्मचारी को जल्दी और ज़्यादा काम लेना है तो काम के प्रति कर्मचारियों में रुचि बढ़ाएं, उसको अभिप्रेरित करें। अब अभिप्रेरित कैसे करें? तो अभिप्रेरण दो प्रकार का होता है। एक तो दो प्रकार के अभिप्रेरण, एक वित्तीय अभिप्रेरण और गैर वित्तीय अभिप्रेरण। प्रेरणा किसी कर्मचारियों को काम के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए दो प्रकार से प्रेरणा हम दे सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, लगाव पैदा कर सकते हैं, वित्तीय तरीके से और गैर वित्तीय प्रेरणा दे करके। वित्तीय प्रेरणाओं में आता है तुम्हारा आर्थिक रूप से उनको कुछ प्रलोभन दिया जाए, नगद रूप में, जैसे उनको वेतन बढ़ा दें। तो इस प्रकार से वित्तीय प्रलोभन या बोनस दे दें, वेतन को बढ़ा दें, इस प्रकार का जो सुविधा दे करके कर्मचारी में लगन पैदा करना, उत्साह बढ़ाना, ये वित्तीय अभिप्रेरण कहलाता है। और दूसरा होता है गैर वित्तीय अभिप्रेरण। गैर वित्तीय अभिप्रेरण वो है, वो नगद रूप में ना होकर के अन्य किसी रूप में सुविधाएं देना, ये गैर वित्तीय अभिप्रेरण कहलाता है। जैसे कर्मचारी के बच्चों के लिए शुल्क वगैरह की व्यवस्था, तो इस तरह से अतिरिक्त सुविधाएं देना, ये गैर वित्तीय अभिप्रेरण के अंतर्गत आता है। या उनको कार्य में स्थायी रूप से रख लेना, अस्थायी रूप से है तो स्थायी रूप से रखने की प्रेरणा देना। यदि आपका काम सही रहेगा तो आपको हम परमानेंट रख लेंगे या स्थायी रूप से कार्य में रख लेंगे। तो ये अभिप्रेरण पांचवा। छठवां महत्वपूर्ण कार्य आता है और अंतिम महत्वपूर्ण छठवां है नियंत्रण। प्रबंध का छठवां महत्वपूर्ण कार्य है नियंत्रण। किसी भी कार्य को बिना नियंत्रण के पूर्ण नहीं किया जा सकता, हर कार्य में नियंत्रण आवश्यक है। तो प्रबंध का छठवां महत्वपूर्ण कार्य सभी कार्यों पर या क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। नियंत्रण किसका? हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उपक्रम के लिए, वो निर्धारित रीति से हो रहा है अथवा नहीं, और नहीं हो रहा है तो उनको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित तरीके से कार्य करने का प्रयास करना, ये कहलाता है नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब किसी को डांटना, डपटना या डंडे के बल पर कोई काम कराना नहीं होता है, क्योंकि आज का युग प्रतियोगिता का युग है। इसलिए एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियंत्रण का होना आवश्यक है। एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंध अपने व्यवसाय पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। नियंत्रण किस प्रकार से रखें? तो नियंत्रण की कुछ विधियां हैं, क्रियाएं हैं भाई। नीचे देखिए नियंत्रण की प्रमुख 5 क्रियाएं। सबसे पहले जिम्मेदारी का मापदंड निश्चित करना। कोई कार्य निश्चित समय पर नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए जिम्मेदारी तय करें कि किसके कारण ये कार्य समय पर नहीं हुआ या निर्धारित तरीके से नहीं हुआ। दूसरा है मापदंड का निर्धारण। हमने जिसको जिस मापदंड से करने के लिए कहा गया था उस मापदंड से नहीं हो पाया, उस गुणवत्ता से कार्य नहीं हो पाया, उस तरीके से नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हुआ, इसका मूल्यांकन करें। इसके बाद तुलना करें, निर्धारित मापदंड का वास्तविक कार्य से तुलना करें। हमने जो लक्ष्य बनाया था, जैसा होना चाहिए था वैसा क्यों नहीं हुआ।
उस कमी का पता करें, कारण का पता करें कि क्यों नहीं हुआ। और कारण जब पता चल जाए कि इस कारण से यह कार्य निश्चित योजना के अनुसार नहीं हो पाया, निश्चित समय के अनुसार नहीं हो पाया, तो उस कारण की खोज करें और कारणों को खोज कर उसको दूर करने का प्रयास करें। और यदि इसके बाद यह कार्य फिर भी नहीं होता है तो एक मापदंड तय करें कि किसकी लापरवाही या किसकी गलती के कारण नहीं हो पाया, तो उस कर्मचारी के को सुधारने का प्रयास करें। सुधारने का मतलब दंड देना नहीं है, पहले उनको प्रलोभन देकर के वित्तीय या गैर वित्तीय अभिप्रेरण के द्वारा कोशिश करें। उसके बाद भी वह अपने कार्य को ठीक से नहीं करता तो सुधारात्मक कार्रवाई करें। और अंतिम महत्वपूर्ण कार्य होता है समन्वय। समन्वय प्रबंध का 7वां और अंतिम महत्वपूर्ण कार्य समन्वय। बोलचाल की भाषा में समन्वय को हम आपसी तालमेल कहते हैं। तालमेल, आपसी तालमेल को ही समन्वय कहा जाता है। समन्वय का सामान्य अर्थ है आपसी तालमेल। क्योंकि एक उपक्रम में कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है और जहां अधिक मात्रा में उत्पादन होता है वहां तो और भी अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो सभी कर्मचारियों में, सभी विभागों में, अभी 3 स्तर हमने देखा प्रबंधकों का, सब में आपस में समन्वय होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, तभी हम अपने उपक्रम के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। समन्वय नहीं होने से, समन्वय आपस में नहीं होने से क्या होगा? अपनी ढपली अपनी राग, यानी हर अधिकारी या कर्मचारी यदि हर काम को अपने अपने ढंग से करने लगे तो यही कहावत चरितार्थ होगी, अपनी ढपली अपनी राग, अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं होगा। इसलिए मुने एवं रेले इन्होंने ये कहा है कि कार्य की एकता की स्थापना के लिए सामूहिक प्रयास की नियमित व्यवस्था ही समन्वय है। इन्होंने समन्वय की सही परिभाषा दी है। तो प्रबंध के प्रमुख 7 कार्य, इस मुख्य कार्य, ये 7 है, ये मुख्य कार्य हैं। इसके अतिरिक्त इनके सहायक कार्य भी हैं प्रबंधक के, और उन कार्यों में हम देखें, सहायक कार्यों में यानी अतिरिक्त कार्य कह सकते हैं या गौण कार्य कह सकते हैं, वो है संदेश वाहन। क्योंकि बिना संदेश वाहन के आज कोई भी व्यवसाय का संचालन संभव नहीं है, इसलिए संदेश वाहन को भी प्रबंध का एक मुख्य कार्य कहा गया। संदेश वाहन में, संदेश वाहन का अर्थ है डाक, तार, टेलीफोन या फैक्स, रेडियो, दूरदर्शन, ये संचार के साधन हैं, संदेश वाहन के साधन हैं। इनके द्वारा विचारों का आदान प्रदान ही संदेश वाहन है, कम्युनिकेशन है। दूसरा सहायक कार्य है नवाचार। यह आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो गया है, नवाचार, इनोवेशन। इनोवेशन को प्रबंध का आधुनिक कार्य भी कहा गया है। नवाचार को प्रबंध का आधुनिक कार्य कहा गया है। अर्थात आज के व्यवसाय में रोज नया परिवर्तन देखने को मिलता है, अर्थात उपक्रम की सफलता के लिए नवाचार का विशेष महत्व होता है। और आजकल हर बड़ी कंपनियां शोध कार्य पर, नए चीज़ों की खोज करने पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इसके अतिरिक्त तीसरे महत्वपूर्ण कार्य, सहायक कार्य देखें, वो है निर्णयन। निर्णय लेना प्रबंधक का तीसरा सहायक कार्य है, क्योंकि एक प्रबंधक को व्यवसाय के दौरान अचानक अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं और इसलिए निर्णयन को प्रबंध का तीसरा सहायक कार्य कहा गया है। चौथा सहायक कार्य होता है प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व इसका आशय है प्रबंध, उपक्रम एवं प्रशासन की ओर से प्रतिनिधित्व करना है। तो प्रबंध के प्रमुख कार्य
एवं प्रबंध के सहायक कार्य, इनको इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो। देखिए प्रबंध के प्रमुख कार्य, 7 मुख्य कार्य, और प्रबंध के अंतर्गत आज बस इतना ही। अगले पीरियड में हम इन प्रबंध के जो 7 कार्य हैं इनको और विस्तार से देखेंगे। थैंक यू।